देखिए काल विभाजन जो है बड़ा उठपटांग है इसका, ठीक है। कोई बोलता है कि नहीं कि हाँ बहुत मतभेद है, किसी के एक का कोई मत है ही नहीं, किसी से कोई मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। सब अपना अपना आधार बताए हैं, ठीक है, कि खोटा भाषा साहित्य के बहुत सारे विद्वानों ने काल विभाजन का हाँ बांटे हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है। जिसमें महत्वपूर्ण पढ़ना है, 4 का लिख दीजिएगा, 4-5 को का वो काम कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। इसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ए.के. झा जी का है, और दिनमणि सर का भी जो बांटने का आधार है वो भी बड़ा बढ़िया बांटे हैं, हाँ। और ओहदार सर का जो बांटे हाँ, ठीक है। ए.के. झा जी का पढ़ लीजिएगा, फिर कृष्ण चंद्र दास आला का, दिनमणि सर का और ओहदार सर का पढ़ लीजिएगा, और एक बंसीलाल बंसी जी का जो खोटा दर्पण में पढ़े हैं, इतना कर लीजिएगा काफी हो जाएगा। तो झा जी क्या बोलते हैं भाई, कि झा जी कहते हैं कि खोटा भाषा का जो काल विभाजन है वो 3 आधार पे किए हैं वो, ठीक। गोड़ाक पहर, मैधक पहर और अबगा पहर। गोड़ाक पहर मतलब प्राचीन काल, प्राचीन काल को हम बोले हैं वो कब से कब तक, खोटा भाषा का जब लेखन की शुरुआत हुई उस समय से लेकर के हाँ 1920 से तक, यानी कि 1920 से पहले नहीं नहीं वो 3 साल का नहीं बोलते, हाँ ठीक। 1920 से पहले के काल को वो क्या कहते हैं, गोड़ाक पहाड़, प्राचीन काल या फिर आदि काल, ठीक है। उसमें साहित्यकार के रूप में किसका नाम गिनाते हैं वो, हाँ राजा दलेल सिंह, ठीक है। सुन लीजिए केवल, हाँ राजा दलेल सिंह, और उनकी कौन सी रचना, तो रचना का नाम भी दे दीजिएगा, कौन सी रचना, शिव सागर नामक महाकाव्य है। 3 वो और रचना है, कौन कौन, गोविंद सुन लीजिएगा, हम बता दें, याद हो जाएगा आप लोग को। गोविंद लीला अमृत, राज रहस्य और राम रसार्णव, ये तीनों का जिक्र करते हैं वो। और इनके दरबार में एक दरबारी कवि थे, कौन थे, पदम दास। इनकी एक रचना है, क्या है, काव्य मंजरी, जिसका वो उल्लेख करते हैं वो, ठीक है। और इनका एक बेटा था राजा दलेल सिंह का, क्या नाम था उसका, सुनिए अब बताइए तो, ज्ञान बताइए नहीं नहीं, रुद्र प्रताप, ठीक है। इनकी एक रचना है, क्या है, वही तो पदम दास थे, पदम दास, हाँ। काव्य मंजरी क्या बताया हम, किसकी रचना थी, पदम दास का, ठीक है। और रुद्र रुद्र सिंह का क्या था, अच्छा याद आ जाएगा मुझे बता देंगे, ठीक है। तो इनकी ये जो रचना है उसी को आधार मान करके बोलते हैं कि खोटा साहित्य का जो सो आदि काल जो सो वो 1900 पहले से था। और इस काल की जो प्रवृत्ति थी वो गीत रचना में थी, जितनी भी रचनाएं थी वो गीत रचना में थी। 1900 पहले से जो है खोटा भाषा साहित्य में लिखित साक्ष्य के रूप में नहीं है, ठीक। शुरुआत में बताए थे आप लोग को कि जो राजा दलेल सिंह का जो रचना है, नागपुरी वाले बोलते हैं कि भाई नहीं ये नागपुरी भाषा में लिखा हुआ है, खोटा वाले बोलते हैं नहीं कि ये खोटा भाषा में लिखा हुआ है। अब कैसे तय किया जाए, वो तो पांडुलिपि में है, हाँ, और कहीं एक जगह संग्रहित है। भाई हो सकता था अगर छपता तो लोगों को पता चल जाता। खोटा वाले इसलिए बोलते हैं कि चूंकि इनका जो क्षेत्र था, कर्म क्षेत्र था, निवास स्थल था, वो रामगढ़ था, रामगढ़ प्योर खोटा भाषी क्षेत्र है, नागपुरी क्षेत्र तो है ही नहीं, ठीक। लेकिन और सारे विद्वानों का मानना है कि ना वो खोरठा था ना ही नागपुरी था, क्या था, वो अवधि में लिखा हुआ था, ठीक है। अब इनका जो मध्यकाल है कब से कब तक मानते हैं वो, 1920 से लेकर के 1900 कब 1970 तक के काल के, ठीक। 1920 से लेकर के 1970 तक के काल के वो मध्यकाल मानव थे। साहित्यकार रूप में गुणवती का नाम भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, विश्वनाथ सौंदीराज और नरेश नीलकमल के नाम, ठीक। हाँ
चूंकि मध्यकाल में और रचना के रूप में कौन कौन सा रचना लिखल गेल इस समय? सबसे महत्वपूर्ण रचना के है वो है उद्भासल कर्ण। ओकर लेखन काल जे है से वो कब मानल गेले? 1963 के आसपास। भले प्रकाशित भले 2006 में, लेकिन ओकर रचना जे भेल है उद्भासल कर्ण। महुआ, महुआ की है हम बताए आप लोग को, महुआ क्या है, किनकी रचना है? आप लोग पढ़ते तो है नहीं। विश्वनाथ सोंधिराज की रचना है ये। कब प्रकाशित हुई थी? 1970 ईस्वी में, ठीक है, पहली रचना। बताए थे आप लोग को। इसी महुआ नामक कहानी पे खोटा भाषा में पहला फिल्म भी बना हुआ है, ठीक है। किस में छपा था ये बताइए जरा, तो देखें कितना मेमोरी आप लोग का तेज है जरा। किस पत्रिका में छपा हुआ था? बिल्कुल सही बात, तितकी में। एक ही सबसे प्रसिद्ध फेमस है, इसीलिए तो तुक्का लगा दिए ना, ठीक है। एकमात्र पत्रिका था ही भाई उस समय, और भी था उसके पहले। पहला पत्रिका कौन है? खोटा भाषक पहला पत्रिका रोशन, खोटा भाषक पहली पत्रिका। हाँ हेमंत बाबू बतवा, अब क्लास तो इनकी खत्म होने वाला हो, मतलब 4-5 क्लास में खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब जो बताया वही है मातृभाषा, ठीक, बिल्कुल मातृभाषा, ठीक। 1957 ईस्वी में, ठीक है। एक दूसरे को खरीद के देंगे, खरीद के लाएंगे, फिर हम लोग सबको खाएंगे ना, क्या? सुनिए, पांडु जी की रचना, ठीक है। क्या बताए हम कि जो सो मध्यकाल के जो सो रचनाकार के रूप में विश्वनाथ सोंधिराज, नरेश नीलकमल, श्रीनिवास पानुरी, इक्के झा खुद अपने आप को वो मध्यकालीन मानते हैं, और फिर आधुनिक काल के साहित्यकार के रूप में भी अपने आप को गिनाते हैं वो। अब आधुनिक काल कब से कब तक माना गया है? 1971 से लेकर के अभी तक के काल को आधुनिक काल को मानते हैं। और हम बोले 71 से 1920 में। सुनिए पहले, हम फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर सुनिए हम क्या बताए, सुनिए फिर से, हला नहीं। 1920 से लेकर 1920 से पहले के काल को, तानिया सुनिए, 1920 से पहले के काल को क्या कहा गया? गोड़ाक पहाड़ प्राचीन काल। 1920 से लेकर के 1970 के काल को मध्यकाल। उसके बाद 1970 से लेकर के अभी तक के काल को आधुनिक काल। समझ गए? चलिए, मध्य हम कहाँ बोले, इन लोग बोले थे, हेमंत बोले, हेमंत जी बोले थे। हाँ हेमंत जी बोले थे वो, हाँ बोले थे ना, हम नहीं बोले थे। सुनिए, और साहित्यकार के रूप में गिनाते हैं वो जितने भी आधुनिक साहित्यकार हैं, बंसीलाल बंसी, शांति भारत, दिनेश दिनमणि, अपने आप खुद को झा जी बोलते हैं कि नहीं हम आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। और डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN ओहदार, ठीक है, गजाधर महतो प्रभाकर, ये सब के सब आधुनिक काल के साहित्यकार माने जाते हैं। और रचना के रूप में वो उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है झा जी की, क्या क्या है? शहर सगरट हो गया, फिर मेका मेकीना मेटमाट, कोटा सहित सदानिक व्याकरण, जितना भी रचना है आप लिख दीजिएगा 2-4 गो। सोंद माटी जो है, सोंद माटी, कोठा निबंध, हाँ हाँ, डाह नाटक अजगर, विश्वनाथ, फिर भगजोगनी, चित्रंजन महतो चित्रा का जो उपन्यास है, क्या नाम है उसका? देखिए याद आ गया उसका, है ना, रुद्र प्रताप सिंह का क्या रचना था? ज्ञान सुधाकर था, ठीक है, ज्ञान सुधाकर था, ठीक, बोले ना बताइए, याद आ जाएगा मुझे। ज्ञान सुधाकर रचना थी, हम सब लिखवा देंगे भी। चित्रंजन महतो चित्रा जी का क्या है रचना? उपन्यास जो सो जिंदगी टू, ठीक,
वो आधुनिक काल का रचना माना जाता है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा झा जी के बारे में, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए कृष्ण चंद्र दास आला जी का। जहां भी आप लिखिएगा झा जी का, वहां पे झा आला जी का जिक्र करना जरूरी है आप लोग को। ठीक है, ठीक, जस्ट दो धुरी के आदमी थे। हाँ, दोनों में 36 का आंकड़ा साहित्यिक रूप से, हाँ साहित्यिक मतभेद खूब था। बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है उस जाति से ब्राह्मण थे और ये जाति से चमार थे। ठीक है, हरिजन थे ये। दोनों का है 36 का आंकड़ा रहता ही है। अब है आला जी बोलेंगे बाप रे झा जी ब्राह्मण है तू, एक तो जाति से श्रेष्ठ और अपन विद्वता से भी श्रेष्ठ, काहे नहीं भाई अगर काटल जाए अगर उनकर बात के, तो जे बोल थी वो जस्ट अगर उल्टा बात काम करो थी झा जी आला जी। ठीक है, नो डाउट विद्वान, नो डाउट विद्वान आदमी थे ये भी, कम बड़े विद्वान नहीं थे ये। हाँ, ये भी ज्ञानी थे, इसमें कोई शक नहीं है, इनमें विद्वता कम थी सो, लेकिन है कुछ इनका उठपटांग हरकत रहता था, इसीलिए लोग एक्सेप्ट नहीं करता था। जैसे जो प्रकृति शब्द खर्ठी से जो मत दिए हैं वो कोई विद्वान नहीं मानता, लेकिन भाई चूंकि विद्वान आदमी है अब सब कुछ हाजी का ही मानेगा। हाँ, तो इनका क्या वजूद रह जाएगा भाई। ठीक है, सबको विपक्ष रखना पड़ेगा आपको, विपक्ष नहीं रखिएगा घर चलेगा कैसे? ठीक, देश चलेगा कैसे? विपक्ष रखने से कम चर्चा होगा ना उस सर्कल में, बिल्कुल से कुछ और प्रोडक्टिव चीज, बिल्कुल सही बात है। खाटी नाम कैसा कोई शब्द नहीं, लेकिन फिर भी अब दे दिए तो आपको लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक, आज जब भी देता है तो आला जी का मत के लिए स्पेशल नहीं देगा, पूछेगा आपसे। हाँ, जब भी पूछेगा तो कंबाइंड पूछेगा, या फिर जब भी पूछेगा तो झा जी के बारे में पूछेगा। ठीक है, अब देखिए आला जी बोलते हैं कि कोठा भाषा का जो काल विभाजन है वो हम अलग ढंग से करते हैं। ठीक, वो बोलते हैं कि 1951 से लेकर के 1971 तक के काल को वो बोलते हैं आदि काल। इसका मतलब है कि वो राजा दलेल सिंह और उनकी जो रचना है नहीं मान रहे हैं भाई वो, इसका मतलब यही हुआ। हाँ ठीक है, व्याकुल जी जो है, व्याकुल जी है जो, नहीं उनकी रचनाएं तो बहुत बाद में प्रकाशित हुई, 1950 के बाद की रचना है। ठीक है, क्या बोले? अरे वाह, आदि काल उसी को कहते हैं। हाँ ठीक है, चल ध्यान से सुनिए, केवल हम घर में पढ़िएगा। 1951 से लेकर के 1971 तक के काल को वो क्या बोलते हैं? गोड़ाक पहर या आदिकाल या प्राचीन काल उसी को कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब है वो राजा दलेल सिंह को कोठा कवि के रूप में वो मानते ही नहीं है। हाँ ठीक, अब 1971 से पहले के काल को क्या बता रहे हैं वो? आदिकाल। और फिर 1972 से लेकर के 1990 के काल को वो मानते हैं मध्यकाल, जिसमें साहित्यकार के रूप में गिनाते हैं वो किसको? झा जी, विश्वनाथ सौंदर्यराज, नरेश नीलकमल। हाँ, और एक बात 1951 से लेकर के जो 1971 तक के काल को बनाते हैं वो आदिकाल, उसमें किस रचनाकार का जिक्र करते हैं वो? कोई तो होगा ना आधार उनका, किसका जिक्र करते हैं वो? केवल और केवल एक ही साहित्यकार का वो जिक्र करते हैं। किनका, किनके बारे में बताते हैं वो? केवल और केवल श्रीनिवास पानुरी जी का। ठीक है, पानुरी जी के बारे में बोलते हैं कि नहीं कि इस समय केवल इन्हीं की रचनाएं छपती थी। ठीक, इसको लिखना हम लोग को। अब मध्यकाल में बहुत सारे साहित्यकार हैं, विश्वनाथ सौंदर्यराज, फिर वही व्याकुल जी, झा जी। हाँ, वो सबको मानते हैं वो कि मध्यकाल के साहित्यकार थे, और इनकी जो रचनाएं दो चार वो उसको लिखना है हम लोग को। और फिर आधुनिक साहित्यकार के रूप में 1991 से लेकर के अभी तक के काल को वो क्या बोलते हैं? आधुनिक काल बोलते हैं भाई, अवगा पहर बोलते हैं। आज जो रचना है कांति भारत जी का, सुकुमार जी का, हाँ सुकुमार जी का, बी एन औजार जी का, फिर विनोद कुमार जी का, ठीक, बंसीलाल बंसी जी का, हाँ जनार्दन गोस्वामी, फिर महेंद्र नाथ गोस्वामी, सुधाकर, मनपूरन गोस्वामी, वासु बिहारी, बहुत सारे रचनाकार है इसमें। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण है हम लोग को जो है दिनमणि सर का है लिखा हुआ, बढ़िया लिखा हुआ है, क्योंकि वो जब पीजी कर रहे थे ना
तो एक होता है कि लघु शोध लिखना पड़ता है 100 पेज का, उसमें हाँ कि खोटा भाषा का उद्भव एवं विकास नामक एक लघु शोध लिखे थे वो, ठीक। तो उसमें वो इसी बात का जिक्र किए थे, खोटा साहित्य का काल विभाजन पे ही वो लघु शोध किए थे। इसमें कहते हैं कि 1900 से लेकर के 1950 तक के काल को वो क्या कहते हैं, आदि काल मानते हैं या गोड़ाक पहर कहते हैं उसको। समझ गए, कब से कब तक, 1900 से 1950 तक के काल को, ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए। ज्ञान सुधाकर, ज्ञान सुधाकर, क्या कौन कौन दलित आला जी, आप तो बताए पहले। वो बोलते हैं ना कि नहीं भाई वो खोटा शायद खोटा भाषा के वो रचना है ही नहीं, वो चूंकि नागपुरी ना ही नागपुरी थी और ना ही खोटा थी, वो अवधि है, अवधि भाषा में है, ठीक है। हम भी पढ़े हैं उनकी कुछ रचनाएं, कुछ पाठ हम पढ़े हैं, ठीक है। वो शिवसागर महाकाव्य का 2-4 लाइन है, आप लोग सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि ना ही खोटा है ना ही ये नागपुरी। कि सुमी रहूं श्री जगन्नाथ भज ले हूं बैजनाथ, जमको काट करे लेत नाम लेगी है हरि हरे शरीक, नाहक नर चिंता का करे। बताइए कहाँ है भाई ये, खोटा है, आपको लग रहा है खोटा है सो, ठीक है। ये ना खोटा है ना ही पूरी तरह से नागपुरी है, इसलिए वो बोलते हैं ना कि भाई हम नहीं मानेंगे इसको कि भाई हाँ कहाँ बोले, इसीलिए एक्सेप्ट किए ना, ठीक है। देखिए सुनिए, चलिए बात छिड़ा है तो सुनिए, सुनिएगा। डॉक्टर बी एन होदार जी कहते हैं कि भाई ये खोटा, चूंकि खोटा क्षेत्र के थे कवि, खोटा क्षेत्र इनका कर्म क्षेत्र भी था, और जो उनकी जो रचनाएं है जो भी है वो खोटा में है, और अवधि जो भाषा है जो मूलम्य की तरह आया है, ठीक है, उसका प्रभाव है, ना कि वो अवधि है। अब देखिए कोई रचना है, हाँ तो हिंदी में है, उसमें कुछ खोटा का है लिखा हुआ अंश है, तब ने बोलिएगा अरे वो भाई तो पूरे खोटे होगी। जैसे लातेहार में खोटा बोला जाता है क्या, नहीं ना बोला जाता है, ठीक। नागपुरी बोला जाता है निश्चित रूप से वहां पे। अब कुछ लोग वहां पे खोटा बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्योर खोटा क्षेत्र हो गया सब, समझ गए। सरकार भी इतना अंधा नहीं कि भाई पलामू क्षेत्र जो है नागपुरी क्षेत्र है तो उसको अगर खोटा हम और आप मानते हैं उसको वो भी मान ले सो। अगर अगर खोटा क्षेत्र रहता तो आपको लगता है कि वहां का लोग विरोध नहीं करता सो, कोई विरोध किया क्या जेटेट में जो हटाया सो, कोई विरोध किया, क्यों नहीं विरोध किया भाई, क्योंकि वहां खोटा तो है ही नहीं, बोला ही नहीं जाता है। अब कुछ लोग जो बाहरी लोग है उत्तरी छोटा नागपुर के संथाल परगना के जो वहां जाकर के बस गए हैं, वो लोग बोल रहे हैं भाई, जैसे वो बताए थे कि वहाँ कौन सी खोटा भाषा का कौन सा क्षेत्रीय रूप बोला जाता है, देशवाली बोला जाता है। देशवाली जो शब्द कहाँ से आया, देशवाली नामक एक जनजाति है जो कि खोटा भाषा बोलती है भाई। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर जाति के बोलने से आप उस क्षेत्र को डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि भाई खोटा क्षेत्र है। अब कोडरमा में वो खोटा प्योर क्षेत्र है, हाँ। अब वहां से खोटा भाषा को हटा दिया जाएगा तो देखिएगा कि एकदम विकराल रूप ले लेगा, लेगा कि नहीं हाँ। अब वहां पहले से डाल दिया गया था नागपुरी, अब वहां नागपुरी हटा देगा, कोडरमा में नागपुरी नहीं चलता है, तो विरोध करेगा क्या, नहीं करेगा। वही उसी तरह पलामू में भी हुआ, पलामू में खोटा हटा दिया गया तो कोई विरोध नहीं हुआ। यही नागपुरी हटा देता तो देखिएगा आग लगा देता लोग, लगता कि नहीं तो इसी तरह इसमें हुआ है कि आला जी बोलते हैं कि नहीं भाई हम नहीं मानेंगे इसको कि खोटा भाषा में है, और बहुत सारे लोग विद्वान है कि हम मानेंगे, चल नहीं भाई खोटा भाषा के इसमें प्रभाव, खोटा भाषा था अवधि सो उसका प्रभाव देखा गया उसमें। पूरी तरह अगर किताब के रूप में ये प्रकाशित होता तो सब कोई पढ़ता था, अपना अपना विचार देता लोग, समझे। बहुत कुछ लोग पढ़े हैं भाई पांडुलिपि के रूप में, किसी के पास तो है नहीं वो रचना, मौलिक रचना, आज से कितना साल पुराना की बात है, 500 साल 600 साल पुराना बात है, ठीक। अब उसका पता नहीं वो होगा कि भी नहीं, लोग ऐसे बोल देता है कि नहीं पांडुलिपि के रूप में सुरक्षित है। आपको पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा बात की अलग बात है वो, हाँ हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, ठीक।
चलिए, तब क्या होता है कि दिनमणि जी बोलते हैं कि खोटा भाषा का जो अबगा पहर है प्राचीन काल जो है सो वो 1900 से 1950 ईस्वी था, ठीक। और इस समय की जो प्रवृत्ति थी, हाँ, वो गीत विधा में था, ठीक। जितनी भी रचनाएं हैं वो गीत और कविता में है। और साहित्यकार के रूप में किसका गिनाते हैं वो, साहित्यकार के रूप में किसका नाम लेते हैं वो, दिनमणि सर प्राचीन काल के साहित्यकार के रूप में किसका नाम गिनाते हैं वो, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो बोलते हैं चामू कमार, हाड़ी राम, गांगू राम, तितकी राय, इस सब का नाम वो गिनाते हैं, ठीक है, जो कि वो गीत गीत के रूप में या कविता के रूप में वो लिखते थे। हम गीत भी सुनेंगे जब ओझा सर का पढ़ाएंगे तो। और फिर मध्यकाल की जो प्रवृत्ति है वो बताते हैं, प्रवृत्ति बताते हैं वो महाजनी पर था, ठीक, सूदखोरी था, फिर शोषण के विरुद्ध अत्याचार था, ठीक है, भाषा अस्मिता का बोध था उस समय मध्यकाल में। और रचनाकार के रूप में गिनाते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा, विश्वनाथ सुंदीराज, इक्के झा, श्रीनिवास पानोरी, नारायण महतो, नरेश कमल, इन लोगों का वो नाम गिनाते हैं। मध्यकाल कब से कब तक मानते हैं वो, 1951 से लेकर के 1980 तक के काल को वो मध्यकाल मानते हैं वो, समझ गए। मध्यकाल में डाले हैं, नहीं नहीं, अभी दिनमणि सर के बात पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल दिनमणि सर। और फिर 1981 से लेकर के अभी तक के काल को वो आधुनिक काल मानते हैं, ठीक है। आधुनिक काल की जो प्रवृत्ति है, क्या है भाई प्रवृत्ति है, हाँ, आधुनिक काल की प्रवृत्ति क्या है भाई, जितनी भी जो रचनाएं हैं कोठा भाषा साहित्य में, मैक्सिमम जो रचना है वो सब का सब आधुनिक काल में लिखा गया है, ठीक। मध्यकाल में जितना भी रचना है सब गीत और कविता के रूप में है, समझ गए। हाँ, उसके पहले तो प्राचीन काल में तो था केवल मौखिक रूप में। हाँ, आधुनिक काल में है जो है रचनाकार के रूप में गिनाते हैं वो चित्रंजन महतो चित्रा, हाँ, और बंसीलाल बंसी, शांति भारत, सुकुमार, फिर गिरधारी गोस्वामी, आकाश खुटी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन ओहदार, हाँ, इक्के झा, इनकी रचनाएं वो गिनाते हैं। चलिए, अब है एक है डॉक्टर बी एन ओहदार जी का, ये सबसे अल्टर दिए हैं ये, ठीक। ये बोलते हैं खोटा साहित्य का जो लेखन परंपरा है वो 300 साल का है। हाँ, अबगा पहर नहीं, सबसे पहले गोड़ा पहर प्राचीन काल कब से कब तक मानते हैं ये, 1700 से लेकर के 1800 तक के काल को वो गोड़ाक पहर मानते हैं, ठीक है। फिर बोलते हैं कि 1700 से 1800 तक के 100 साल का काल जो सो कोठा भाषा में प्राचीन काल था। और रचनाकार के रूप में किसका नाम गिनाते हैं वो, वही राजा दलेल सिंह, हाँ, और उनका जो दरबारी कवि था पदमदास, और उनका जो बेटा है कौन, रुद्र प्रताप सिंह, उनकी रचना ज्ञान सुधाकर और काव्य मंजरी पदमदास का, राजा दलेल सिंह का 4 रचना शिव सागर, राम रसार्णव, गोविंद लीला अमृत और राज रहस्य को वो गिनाते हैं, ठीक। क्योंकि इनका क्षेत्र भी है ओझा सर का रामगढ़, तो कैसे छोड़ देंगे हाँ, कैसे छोड़ देंगे भाई वो। और फिर मध्यकाल में कब से कब तक मानते हैं वो, 1800 से लेकर के 1947 तक के काल को वो मध्यकाल मानते हैं। और साहित्यकार के रूप में चामू कमार, हाड़ी राम, ठीक है, लक्ष्मण पाठक, गांगू राम, तितकी राय, इन सब की रचनाओं को गिनाते हैं जो कि केवल और केवल गीत विधा में था, ठीक। एक भाव प्रीतानंद ओझा का एक गीत है कि कहाँ जे हल राय तेरे गाते लेपटाइल मधु रौदे जरो गात रे निशी से भेलो पर भात रे, कर माने बुझो है कोई चलिए हम लिखाएंगे तो उसमें बताएंगे, हाँ ठीक। अब 1800 से लेकर के 1947 तक के काल को वो क्या बताए, मध्यकाल, हाँ। और फिर 1947 से लेकर के 2000 तक के काल को वो, हाँ, आज तक के काल को वो बोलते हैं क्या, अबगा पहर या फिर आधुनिक काल। फिर अबगा पहर को वो 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं वो, पहला क्या बोलते हैं वो, 3 भाग में क्या क्या बांटे, पहला बोलते हैं नवजुग काल, कब से कब तक,
1947 से लेकर के 1975 तक के काल को नवयुग काल, फिर 1975 से लेकर के 2000 तक के काल को पुनर्जागरण काल, और फिर 2000 से लेकर के अभी तक के काल को वो विकास काल मानते हैं। इतना लिख दीजिएगा तो काफी हो जाएगा भैया, 3 पेज आराम से हो जाएगा। और पिछला बार यदि नहीं दिया है ये सवाल, इस बार फिक्स है, नहीं रहने का कोई सवाल नहीं है। पिछला बार दिया है, कोई देखे क्वेश्चन? नहीं देखे हैं? नहीं देखे क्वेश्चन? क्वेश्चन बैंक ले लीजिए ना, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, आता तो है क्वेश्चन बैंक, ये तो मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक, देख लीजिएगा। अगर पिछला बार नहीं आया होगा तो इस बार आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और छाप दीजिएगा, पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। हाँ चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले, ठीक, चलिए लिखिए इसको, चलिए लिखिए फटाफट। हाँ तभी तो बताए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ 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 हाँ, सब बताएंगे, सब बताएंगे, किसी ने क्यों नाम दिए सब बताएंगे। नवयुग मतलब क्या हो गया? नवा युग भाई किससे शुरुआत होता है? पानुरी जी से। पुनर्जागरण मतलब हो गया कि भाई जो बीजारोपण किए पानुरी जी, उसको पुनर्जागृत किए, कौन किए? झा जी किए। विकास काल मतलब है कि इस जितना भी विकास हुआ है 2000 से पहले तक के काल को वो क्या बोले, पुनर्जागरण बोलते हैं, विकास काल बोलते हैं 2000 से। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय से कोठा भाषा को लोग जानने लगा, समझने लगा। आज जितनी भी रचनाएं हैं उसके बाद आने लगी है, ठीक है, पठन पाठन। हाँ लोग भाई, हाँ मानकीकरण भी हुआ, ठीक है, विकास होने लगा। जो भाई कोठा भाषा जो कभी गांव घर की बोली थी, हाँ उसका एक भाषा का रूप देने दिया जाने लगा 2000 पहले से। आज छोड़ दीजिए, 2000 तो बहुत पुराना बात हो गया, आज से ज्यादा नहीं, 10 साल पहले आप जानते थे कि कोठा भाषा का पढ़ाई भी होता है? सो नहीं जानते होंगे आप लोग, जब मैट्रिक इंटर में पढ़ते होंगे तो जानते थे, नहीं जानते हम, ठीक है। केवल बोल चाल के रूप में, केवल बोली के रूप में, केवल बोली के रूप में सुने होंगे, यही ना। सोच लीजिए हम नागपुरी को बोलते थे खोटा, ठीक। चलिए इसको लिखिए तो पहले बढ़िया से।